गुड मॉर्निंग बच्चों। एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा है ये आपको बताना है। ए एज्यूराइट, CuCO3 डॉट 2 CuOH ट्वाइस। बी मैलासाइट, CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3। नोट्स मत देखना बेटा, अपनी मेमोरी पे जोर दो। एंजलेसाइट, एंजलेसाइट PbSO4 एंड चैल्कोसाइट, चैल्कोसाइट Cu2S। इनकरेक्ट मैच एकदम सही है, ठीक है। ये एज्यूराइट जो है, एज्यूराइट का रिप्रेजेंटेशन गलत है। अच्छा, एज्यूराइट होता क्या है? एज्यूराइट है क्या? CuOH ट्वाइस डॉट 2 CuCO3। CuOH ट्वाइस ये होता है। एज्यूराइट का सही फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज एज्यूराइट? तो अगर ये फॉर्मूला है तो इसका मतलब यहाँ पे ये ट्वाइस CuOH ट्वाइस जो लिखा हुआ ये गलत है। ये होना चाहिए था CuOH ट्वाइस डॉट 2 CuCO3, ठीक है। तो इसलिए आंसर है ए, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन लिखो। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below। फिलहाल वो मैं कोड्स आपको नहीं दूंगा, आपको लिस्ट 1 में मेटल्स है और लिस्ट 2 में ओर्स है, इनको मैच करना है। लिस्ट 1 में मेटल और लिस्ट 2 में ओर्स,
टिन, जिंक, टाइटेनियम, लेड, ये मेटल्स हैं। और ओर्स, कैलामाइन, कैजिटराइट, कैजिटराइट, सेरियोसाइट, सेरियोसाइट, रूटाइल। कैलामाइन, कैजिटराइट, सेरियोसाइट, रूटाइल। तो ए इज रिलेटेड विथ 2, ठीक है। बी इज रिलेटेड विथ 1, जिंक कार्बोनेट। सी, टाइटेनियम, टाइटेनियम इज रिलेटेड विथ रूटाइल, TiO2, and lead is related with cerusside, PbCO3। ठीक है। ZnCO3, SnO2, PbCO3, TiO2। Match the following. Match the following. Match the following. Number 1, calcination. Number 2, roasting. Number 3, flux. Number 4, thermite. Thermite. A, B, C and D. A, 2Cu2s plus 3O2 gives 2Cu2O, 2Cu2O plus 2SO2। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये किससे रिलेटेड है बेटा, बताओ। ये किससे रिलेटेड है? हाँ, ये रोस्टिंग रिएक्शन है। ये रोस्टिंग रिएक्शन है। Fe2O3 dot NH2O gives Fe2O3 plus NH2O। ये किससे रिलेटेड है? 1, कैल्साइनेशन। वेरी गुड। Cr2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Cr। ये किससे रिलेटेड है? थर्माइट। वेरी गुड। SiO2 plus FeO gives FeSiO3। तो ये हो गया स्लैग फॉर्मेशन। तो इसमें एक फ्लक्स है और दूसरा इंप्योरिटी है। लिखो क्वेश्चन।
in gold cement aluminothermic process, in gold cement aluminothermic process, in gold cement aluminothermic process, thermite mixture involved contains, thermite mixture involved contains, thermite mixture involved contains, first part 3 part Fe2O3 plus 2 part aluminium plus 2 part aluminium, 3 part Al2O3 plus 4 part aluminium. Third option 1 part Fe2O3 plus 12 part aluminium. Fourth option 3 part Fe2O3 plus 1 part aluminium. बोलो भाई क्या होना चाहिए? थ्री पार्ट Fe2O3 plus 1 part aluminium. ये सही बोल रहे हो तुम, ये फैक्चुअल है। वैसे तो वहां पे हमने नहीं बताया था इस बात को, बट जो थर्माइट मिक्सचर है Fe2O3 और एल्युमिनियम का, उसमें 3 पार्ट बाई मास Fe2O3 होता है और 1 पार्ट बाई मास एल्युमिनियम होता है। 3 पार्ट बाई मास Fe2O3 एंड 1 पार्ट बाई मास एल्युमिनियम होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको आप चाहो तो वहां पे नोट कर लेना, गोल्ड सीमेंट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस का जो डिटेल लिखा हुआ है उसमें आप ये लिख सकते हो, 3 पार्ट बाई मास Fe2O3 एंड 1 पार्ट बाई मास एल्यूमिनियम। ये बाई मोल नहीं है, बाई मास है। इक्वेशन है ये, आईआईटी एग्जाम में पूछा गया है। Ag2S plus NaCN gives A plus zinc gives B। B एक मेटल है, तो आपसे पूछ रहे हैं ए और बी क्या है। ए एंड बी आर
बी इज सिल्वर, सही है। इज NaAgCN ट्वाइस, एकदम सही है। ए है कॉम्प्लेक्स NaAgCN ट्वाइस। अब यहां पे आपको कंफ्यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स का गलत फॉर्मूला लिख करके, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला जो है इधर उधर करके जो आपको कंफ्यूज करेंगे। एंड बी इज सिल्वर। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, लास्ट क्लास में बताया था आपको कि दो टाइप की रिफाइनिंग होती है, एक फिजिकल रिफाइनिंग है और दूसरा केमिकल रिफाइनिंग है। तो आप यहाँ पे रिफाइनिंग के बारे में लिखो पहले। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, इसमें लिखो। लिखो मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन, metals obtained by reduction, metals obtained by reduction still contain some impurities, still contain some impurities, still contain some impurities, and these impurities must be refined, and these impurities must be refined. लिखो, refining techniques used, refining techniques used, refining techniques used vary widely from metal to metal, vary widely from metal to metal, and it also depends upon, and it also depends upon, and it also depends upon the type of impurities, the type of impurities present inside it, the type of impurities present inside it. आगे लिखो, various refining methods, various refining methods, various refining methods are broadly, various refining methods are broadly divided, various refining methods are broadly divided into two categories, into two categories. Number one, physical refining, physical refining, physical refining. अब फिजिकल रिफाइनिंग में लिखो, it includes the following processes. फिजिकल रिफाइनिंग में लिखो, it includes the following processes. Number one, liquefaction process, liquefaction process, और इसको स्वीटिंग भी बोलते हैं, स्वीटिंग, लिक्वेशन प्रोसेस और स्वीटिंग. नंबर टू डिस्टिलेशन, एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन.
distillation and fractional distillation. ठीक है, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नंबर 3, जोन रिफाइनिंग. जोन रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. जोन रिफाइनिंग, और इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं. फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. एंड फोर्थ मेथड जो हम यहां पे कंसीडर करते हैं वो है क्रोमेटोग्राफिक मेथड. क्रोमेटोग्राफिक मेथड, इसमें आपको कोई नई बात देखने को नहीं मिलेगी. जो क्रोमेटोग्राफी आपने 11th में पढ़ा हुआ है वही सब कुछ है. ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसेस हैं जिनको हम यहाँ पे फिजिकल रिफाइनिंग में कंसीडर करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं लिक्वेशन प्रोसेस और स्वीटिंग. लिखो इसका डिटेल, लिक्वेशन प्रोसेस और स्वीटिंग. लिक्वेशन प्रोसेस और स्वीटिंग. इसका डिटेल लिखो. लिखो, दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used for purification of those metals. This method is used for purification of those metals which possess low melting point, in compared to impurities. अब ये क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है उस मेथड को अप्लाई करने के पीछे, ये आपको जरूर पता होना चाहिए. दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ दोज मेटल्स which possess low melting point, in compared to the impurities, जिनका मेल्टिंग पॉइंट इंप्योरिटीज के मेल्टिंग पॉइंट से कम है, उनके प्योरिफिकेशन के लिए मेथड यूज किया जाता है. लिख लो, फॉर एग्जाम्पल टिन, जिंक, लेड, बिस्मथ. and for removing lead from zinc silver alloy से लेड इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए भी इस मेथड को यूज करते हैं. ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. लिखो, फॉर एग्जाम्पल लिखो, tin obtained after reduction. For example, tin obtained after reduction contains impurities. Tin obtained after reduction contains impurities of iron, टंगस्टन एंड SnO2. कुछ टिन ओर जो है वो अनरिड्यूस फॉर्म में भी बचा रहता है. आयरन, टंगस्टन एंड SnO2. ठीक है, आगे लिखो, द impure metal is placed on the sloping hearth
द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन स्लोपिंग हर्थ। हर्थ का मतलब है सरफेस। बेसिकली यहां पे यूज किया जाता है रिवर्बरेटरी फर्नेस को। मैंने आपको बताया था कि रिवर्बरेटरी फर्नेस को कैल्साइनेशन के लिए, रोस्टिंग के लिए, समटाइम्स इसको हम रिडक्शन में भी यूज करते हैं और प्योरिफिकेशन में भी यूज करते हैं। तो ये आप प्योरिफिकेशन में उसका यूज देख रहे हो। तो उसमें क्या होता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस को कंसीडर करते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस का जो हर्थ होता है, हर्थ का मतलब सरफेस जिसपे हम ओर को रख रहे हैं, उसको हर्थ बोलते हैं। तो हर्थ ऐसे इंक्लाइंड होता है, ठीक है। उसका जो हर्थ होगा वो कैसा होगा, हर्थ ऐसा इंक्लाइंड होगा। उस हर्थ पे ओर को रखा हुआ है और नीचे से उसको हीट कर रहे हैं, हर्थ को नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्यूएल को यूज करके। तो सॉलिड फ्यूएल या लिक्विड फ्यूएल दोनों यूज किया जा सकता है। तो क्या होता है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो जो मेटल, जैसे इंप्योर मेटल ब्लॉक है, इंप्योर मेटल ब्लॉक को हर्थ के ऊपर रखा हुआ है। अब उसमें से जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जो कंपोनेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम है, बोल रहा है कि जो प्योर मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो मेटल जो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो पहले मेल्ट होगा और मेल्ट करके वो हर्थ के थ्रू फ्लो करके नीचे आ जाता है और उसको एक रिसीवर में कलेक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से मेटल वहां से अलग हो जाता है और इंप्योरिटी मेल्ट होती नहीं। तो इंप्योरिटी जो है वो वहीं पे बनी रहती है। बाद में क्या होता है कि जो उसको जो बचा हुआ पार्ट है उसको ड्रॉस बोलते हैं। मेटल वहां से निकल गया और जो बचा हुआ पार्ट है वो ड्रॉस बोला जाता है। तो ड्रॉस को जो है फर्दर मेटल की रिकवरी के लिए हम उसको दोबारा से यूज करते हैं। तो इस तरीके से मेटल का प्योरिफिकेशन करते हैं। तो आप नोट कर लो इसका डिटेल में लिखो। द इम्प्योर मेटल is placed on the hearth, on the sloping hearth. The impure metal is placed on the sloping hearth of a reverberatory furnace, of a reverberatory furnace, reverberatory furnace, and heated at a temperature, and heated at a temperature, and heated at a temperature just above the melting point of the metal, just above the melting point of the metal. लिखो, where the pure metal melts, where the pure metal melts, where the pure metal melts and flows down, and flows down through the sloping hearth, flows down through the sloping hearth and gets collected in a receiver, and gets collected in a receiver, and gets collected in the receiver at the bottom, at the bottom of the slope, at the bottom of the slope. The perforated block, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, the perforated block, the perforated block of impurity is thrown later, of impurity is thrown later. तो ये है लिक्वेशन और स्वीटिंग का डिटेल। तो ये समझ में आ गया बेटा पूरा प्रोसेस, लिक्वेशन और स्वीटिंग का डिटेल समझ में आ गया। ठीक है, अब आप लिखो सेकेंड मेथड, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, मैं डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अलग अलग बता रहा हूं। तो सबसे पहले लिखो डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन लिखो, दिस मेथड इज यूज्ड,
This method is used for purification of volatile metals. This method is used for purification of volatile metals from non-volatile impurities. From non-volatile impurities. तो बोल रहा है कि अगर इम्प्योरिटी नॉन वोलेटाइल है और मेटल वोलेटाइल है तो मेटल को हम वहां पे वेपराइज करके उसको अलग कर लेते हैं फ्रॉम द इम्प्योरिटी. आगे लिखो. द मेटल प्योर मेटल वेपराइजेज एंड सेपरेटली कंडेंस्ड. प्योर मेटल is vaporizes and separately condensed in a receiver while the non-volatile impurities are left in the retort. रिटॉर्ट बेसिकली वो वेसल होता है जिसके अंदर हमने इम्प्योर मेटल को रखा हुआ है और उसको वहां पे हीट कर रहे हैं. तो जो इम्प्योरिटी है वो नॉन वोलेटाइल है इसलिए वो रिटॉर्ट में ही रह जाएगी और जो प्योर मेटल है वो वोलेटाइल है तो वो वहां से वेपराइज होकर के अलग हो जाता है और फिर उस वेपर को हम कंडेंस करके एक रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं. तो लिख लो. फॉर एग्जाम्पल जिंक, cadmium and mercury are purified by this method. ये volatile metals होते हैं तो इनको प्योरीफाई करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है. जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर प्योरीफाइड by this method. अब आप लिखो बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसमें लिखो this process also involve the difference in boiling point between the metal and impurities. अब देखो वहां पे ये बोला गया कि जो मेटल है वो वोलेटाइल और इम्प्योरिटी नॉन वोलेटाइल है डिस्टिलेशन में, जबकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेटल और इम्प्योरिटी के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है. मतलब ऐसा नहीं है कि मेटल जो है सिर्फ मेटल वोलेटाइल है, इम्प्योरिटी भी वोलेटाइल हो सकती है, बट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है. ठीक है, आगे नोट करो. देखो फॉर एग्जाम्पल impure zinc, where boiling point of zinc is 920 degrees centigrade. 920 degrees centigrade contains impurities of cadmium. इसका बॉइलिंग पॉइंट है 727 डिग्री सेंटीग्रेड. कैडमियम बॉइलिंग पॉइंट 767 डिग्री सेंटीग्रेड. 767 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड आयरन lead alloy having boiling point
हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रेटर देन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोल रहे हैं कि अगर हम इम्प्योर जिंक को कंसीडर करें तो उसमें जो जिंक प्रेजेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 920 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसके साथ इम्प्योरिटी होती है कैडमियम की जिसका बॉइलिंग पॉइंट 767 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इम्प्योरिटी के फॉर्म में वहां पे आयरन और लेड का एलॉय भी प्रेजेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम यहां से जिंक को प्योरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे प्योरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्रूड जिंक को कंसीडर करेंगे जिसमें जिंक के साथ ये इंप्योरिटीज भी हैं। क्रूड जिंक को हमने कंसीडर किया। अब पहले इसका डिस्टिलेशन कराते हैं एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 767 डिग्री सेंटीग्रेड, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 767 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो बेटा यहां से क्या होता है, डिस्टिलेट मिलता है। बताओ जरा डिस्टिलेट में क्या मिलेगा, डिस्टिलेट में क्या मिलेगा? टेम्परेचर ग्रेटर देन 760 डिग्री 67 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप बोल सकते हो 767 डिग्री सेंटीग्रेड से स्लाइटली अबव टेम्परेचर यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली कैडमियम जो है वो वेपराइज होगा, तो कैडमियम आपको डिस्टिलेट के फॉर्म में मिल जाएगा, डिस्टिलेट के फॉर्म में कैडमियम मिल जाएगा और रेजिड्यू मिल गया, रेजिड्यू, आप इसको रेजिड्यू 1 बोल सकते हो। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद इस रेजिड्यू को दोबारा से डिस्टिल कर रहे हैं। अब इस रेजिड्यू को डिस्टिल करते हैं टेम्परेचर ग्रेटर देन 920 डिग्री सेंटीग्रेड, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 920 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से हमें क्या मिलेगा, फिर से हमें डिस्टिलेट मिलेगा और रेजिड्यू मिलेगा, डिस्टिलेट एंड रेजिड्यू। अब डिस्टिलेट के फॉर्म में आप देखो क्या मिलना चाहिए, डिस्टिलेट के फॉर्म में आप क्या मिलना चाहिए, हाँ ठीक है, अब जिंक मिलना चाहिए, तो यहाँ पे जिंक मिल जाएगा डिस्टिलेट के फॉर्म में, और रेजिड्यू जो होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा आयरन लेड एलॉय। तो इस तरीके से यहां पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इंप्योरिटी को अलग कर रहे हैं फ्रॉम जिंक। तो ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आप लिखो अगला फिजिकल रिफाइनिंग मेथड, लिखो जोन रिफाइनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। एनसीईआरटी में भी काफी अच्छे से इसको डिस्कस किया गया है, ठीक है, जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो पहले तो इस मेथड, ये मेथड जो है ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है पहले उसको समझ लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि हमारे पास एक इम्प्योर मेटल है, उस इम्प्योर मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी मेल्ट में ज्यादा सॉल्युबल है। उसी इम्प्योर मेटल का जो मॉल्टेन फॉर्म है, उस मॉल्टेन फॉर्म में इम्प्योरिटी ज्यादा सॉल्युबल है, और जो मेटल है वो कम सॉल्युबल है। तो हम इसी कंसेप्ट को वहां पे यूज करते हैं। अब देखो क्या करते हैं, जैसे मान लो इम्प्योर मेटल का हमने एक रॉड बना लिया, इम्प्योर मेटल रॉड,
ठीक है, एक सिलेंडरिकल इम्प्योर मेटल रॉड हमने फॉर्म कर लिया। और फिर हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर हीटर को कंसीडर करते हैं। वो सर्कुलर हीटर कैसा है, मूवेबल है, उसको मूव कराया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको हम जिस रॉड को उस हीटर के बीच में रखते हैं और उस हीटर को हम एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कराते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हीटर को मतलब जो है रॉड के एक एंड पे रखा और उसको ऑन कर दिया, मतलब हीटर को हमने स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा, वो हीट होगा और उससे क्या होगा, वहां का जो मेटल है वो मेल्ट होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे करके उस हीटर को आगे की तरफ मूव कराते हैं। अब जब हीटर को हम आगे की तरफ मूव कराते हैं, जहां पे हीटर होगा वहां का पार्ट जो है वो मॉल्टेन फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसके आगे और पीछे वाला जो पार्ट होगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हीटर को हमने रॉड के एक एंड पे रखा था और फिर हम हीटर को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने बोला कि जो इंप्योरिटी है वो मेल्ट में ज्यादा सॉल्युबल है, तो जो इंप्योरिटी होगी वहां पे, वो इंप्योरिटी मेल्ट के साथ आगे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हीटर को आगे मूव करा रहे हैं, मॉल्टेन जोन जो है वो आगे शिफ्ट हो रहा है और उसी के साथ इंप्योरिटी भी शिफ्ट होती जा रही है। और इस तरीके से हम उस इंप्योरिटी को मूव करा करके, मतलब मॉल्टेन जोन के साथ उसको मूव करा करके रॉड के दूसरे एंड पे लाते हैं। फिर उस पार्ट को हम कट करके अलग कर देते हैं। उस पार्ट को हमने कट करके अलग कर दिया, हीटर को स्विच ऑफ किया, ठंडा होने के बाद हम हीटर को फिर से वापस दूसरे एंड पे ले गए। ठीक है, स्विच ऑन करके उसको वापस नहीं लाओगे, अगर स्विच ऑन करके वापस लाओगे तो उसके साथ जो इंप्योरिटी है वो फिर से वापस आ जाएगी, इसलिए उसको हमने स्विच ऑफ किया और फिर उसके बाद क्या किया, उसको फिर से दूसरे एंड पे ले गए और फिर वहां पे उसको ऑन करके फिर उसको उसी तरीके से मूव कराते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं और फिर हर बार जो है, जो लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें मॉल्टेन मतलब मॉल्टेन जोन जो फाइनली हमें मिला है, वहां पे इंप्योरिटी रही होगी, उस पार्ट को हम थोड़ा थोड़ा कट करके उसको अलग करते जाते हैं। तो इस तरीके से हमें फाइनली अल्ट्रा प्योर मेटल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सारी इंप्योरिटी रिमूव हो जाती है और प्योरेस्ट मेटल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो आप इसका डिटेल लिखो, जोन रिफाइनिंग का डिटेल लिखो। लिखो, this method is used for obtaining metal of high purity metal of high purity which are normally used in semiconductors, for example silicon, germanium, tin, etc. ऐसे मेटल्स को जो कि सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन में यूज होते हैं, उनको प्योरीफाई करने के लिए मेथड यूज किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी which are used in semiconductors, for example silicon, germanium, tin, etc. इनको प्योरीफाई करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। आगे लिखो, this process is also known as ultra purification. This process is also known as ultra purification because
it results in impurity level, it results in impurity level, it results in impurity level decreasing to ppm level, decreasing to ppm level. तो ये impurity level को decrease करके ppm level पे ले जाता है. आगे लिखो, this method is based upon the fact that this method is based upon the fact that this method is based upon the fact that impurities are more soluble, impurities are more soluble in molten metal, in molten metal than in solid metal, than in solid metal. इसी कंसेप्ट पे ये मेथड बेस्ड है. पैरा चेंज करके लिखो. अब इस प्रोसेस का डिटेल मैं लिखवा रहा हूं. लिखो, अ सर्कुलर हीटर, a circular heater is fitted, a circular heater is fitted in surrounding of a rod of impure metal, a rod of impure metal, and is slowly move down the rod. अब देखो उसमें एक चीज समझ लेना बेटा, यहाँ पे रॉड की पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है. रॉड को हम हॉरिजॉन्टली भी प्लेस कर सकते हैं और रॉड को वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं. अलग अलग टाइप के हीटर होते हैं. ठीक है, कुछ में रॉड को हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं और कुछ में रॉड को वर्टिकली रखते हैं. अगर हम रॉड को वर्टिकली रखते हैं तो उसमें एक और एडवांटेज मिलता है कि हीटर को हम ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे. तो जब हम हीटर को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे तो मॉल्टेन जोन जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो भी जो है वो जल्दी से नीचे आता है और साथ में इम्प्योरिटी भी उसके साथ नीचे आती है और फिर नीचे उसको ला करके उसको कट कर देते हैं. ठीक है, तो नोट करो, a circular heater is fitted around a rod of impure metal and is slowly moved down the rod, and is slowly moved down the rod, and is slowly moved down the rod. लिखो, at the heated zone, at the heated zone, at the heated zone, rod melts, at the heated zone, rod melts, and as the heater passes on, and as the heater passes on, the metal crystallizes, the metal crystallizes, while impurities pass, while impurities pass, the metal crystallizes while the impurities pass into the adjacent molten zone, into the adjacent molten zone. आगे लिखो, in this way the impurity, in this way the impurity is swept over one end of the rod, is swept over one end of the rod, swept over one end of the rod, which is finally
डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब रिमूव्ड, which is finally discarded. आगे लिखो, this process is repeated several times. This process is repeated several times to obtain ultra pure metal. To obtain ultra pure metal. यह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेथड हाईएस्ट प्योरिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये समझ लेना कि जोन रिफाइनिंग मेथड जो है ये हाईएस्ट प्योरिटी का मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। तो इसका पूरा डिटेल समझ में आ गया बेटा? जोन रिफाइनिंग का डिटेल समझ में आ गया? ठीक है, जोन रिफाइनिंग जो है उन मेटल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है जो सेमीकंडक्टर्स फॉर्मेशन में यूज होते हैं। और ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है वो सॉलिड मेटल में कम सॉल्युबल है और मॉल्टेन मेल्ट के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मेल्ट को एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कराते हैं और उसके साथ इम्प्योरिटी भी मूव करती जाती है और फिर इम्प्योरिटी को दूसरे एंड पे इकट्ठा करके फिर उस पार्ट को कट करके अलग कर देते हैं। इसी तरीके से हम बार बार प्रोसेस को रिमूव करके जो ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज हैं उनको भी रिमूव कर लेते हैं और इम्प्योरिटी का लेवल डिक्रीज करके पीपीएम लेवल पे आ जाता है। अब आप नोट करो क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी लिखो। This method is based upon the differential adsorption. This method is based upon the differential adsorption of the various components. Differential adsorption of the various components present in a mixture, present in a mixture on a suitable adsorbent, on a suitable adsorbent on a suitable adsorbent। आगे लिखो, various chromatographic techniques used, various chromatographic techniques used, various chromatographic techniques used are, बस नेम लिख लेना, are number 1 column chromatography, column chromatography, number 2 thin layer chromatography, TLC, thin layer chromatography, TLC, number 3 gas liquid chromatography, GLC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको GLC बोलते हैं। नंबर 4 आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एंड लास्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये वेरियस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है। ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं और रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो बस इतना ही आपको जानना चाहिए।
बेसिकली ये डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। अलग अलग कंपोनेंट जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है उनकी एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी अलग अलग है, इसलिए वो एडजॉर्बेंट के ऊपर अलग अलग पार्ट में एडजॉर्ब होकर के सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड को कंसिडर करते हैं। तो ये तो बात हो गई बेटा फिजिकल रिफाइनिंग की। अब आप लिखो केमिकल रिफाइनिंग। केमिकल रिफाइनिंग, केमिकल रिफाइनिंग। केमिकल रिफाइनिंग, इसमें लिखो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अब देखो इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं। नंबर 1 ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। नंबर 2 पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस, ये बेसिकली रिडक्टिव रिफाइनिंग का एग्जांपल है। पोलिंग प्रोसेस, ठीक है। नंबर 3 वेपर फेज रिफाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। एंड नंबर 4 इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये केमिकल रिफाइनिंग के एग्जांपल है। केमिकल रिफाइनिंग में ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, पोलिंग प्रोसेस, वेपर फेज रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये 4 मेथड्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग के बारे में। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग लिखो, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड when the impurities present in the metal, this method is used when the impurities present in the metal have greater affinity, have greater affinity for oxygen than the metal, for oxygen than the metal, and are more readily oxidized, and are more readily oxidized than the metal, and are more readily oxidized than the metal। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है कि अगर किसी इंप्योर मेटल के अंदर जो मेटल है उसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कम है, इंप्योरिटी की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ज्यादा है। मेटल के साथ जो इंप्योरिटी है उस इंप्योरिटी की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है और मेटल की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम है। मतलब इंप्योरिटी ज्यादा इजिली ऑक्सीडाइज होगी इन कंपेयर टू मेटल। तो ऐसे केसेस में हम ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग को यूज करते हैं। आगे लिखो, लिखो द ऑक्साइड्स ऑफ द इंप्योरिटीज, द ऑक्साइड्स ऑफ द इंप्योरिटीज फॉर्म्ड, the oxides of impurities formed during refining, जब रिफाइनिंग कराते तो ऑक्साइड बन जाता है इंप्योरिटी का। the oxides of impurities formed during refining can be removed as follows, can be removed as follows।
कैन बी रिमूव्ड एज फॉलोज। तो बोल रहा है कि जब हम ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग करा रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग के मीन टाइम जो इंप्योरिटी है वो उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो उस ऑक्साइड को हम कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं? ठीक है, उस ऑक्साइड को हम अलग अलग तरीके से रिमूव करते हैं। कुछ ऑक्साइड तो ऐसे होंगे बेटा जो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल होंगे, तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होंगे तो वो स्केप आउट हो जाते हैं वहां से। ठीक है, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होंगे जो स्कम फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब ऊपर में ही वो डिपॉजिट हो जाते हैं, स्कम फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उन ऑक्साइड्स को हम वहां से स्किमर की हेल्प से अलग कर लेते हैं। स्किमर का मतलब वही चीज जैसे मैंने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में बताया था कि जो फ्रोथ बनता है फ्रोथ को स्किमर की हेल्प से अलग कर लेते हैं। तो वैसे ही कुछ ऑक्साइड्स स्कम फॉर्मेशन कर लेते हैं और वो मतलब मॉल्टेन जोन के ऊपर जो है वो लाई करते हैं, तो उनको वहां से स्किमर की हेल्प से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होंगे जिनको जो स्लैग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से ऑक्साइड का रिमूवल होता है। तो आप नोट करो, नंबर वन लिखो, some oxides may form a scum, some oxides may form a scum, SCUM, some oxides may form a scum on the surface of the metal, and the scum can be easily removed, and the scum can be easily removed, by skimming, SKIMMING. दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, if the oxides are volatile, they escape from the mouth of the furnace. If the oxides are volatile, then they escape from the mouth of the furnace. तो वहां से ये रिमूव हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, some oxides may form a slag with the lining. Some oxides may form a slag with the lining used inside the furnace, and then may be removed, in the formation of slag, and then may be removed in the form of slag, यहां पे नोट कर लो, here lining acts as flux, तो बोला गया कि जो ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग है, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग को तब यूज किया जाएगा जब मेटल की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम है, इंप्योरिटी की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है। अगर इंप्योरिटी की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मेटल से ज्यादा है तब हम ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग को यूज करेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं जो इंप्योरिटी है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी
और ऑक्सीडाइज होकर के जो ऑक्साइड बनेंगे उनका रिमूवल 3 तरीके से हो सकता है। पहला, कुछ इंप्योरिटी ऐसी हैं जो स्कम फॉर्मेशन कर लेती हैं और वो मॉल्टेन मेटल के ऊपर लाई करती हैं, वहां से उनको स्किमिंग के थ्रू अलग कर लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि कुछ इंप्योरिटी ऐसी हैं जो वोलेटाइल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती हैं और फिर जो वो गैसियस फॉर्म में ऑक्साइड प्रेजेंट है वो माउथ ऑफ फर्नेस के थ्रू रिमूव हो जाता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट बता रहे हैं कि कुछ इंप्योरिटी ऐसी हैं जो मतलब जो स्कम फॉर्मेशन भी नहीं करती है और जो वोलेटाइल भी नहीं होती, ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। वो इंप्योरिटीज क्या करती हैं, जो फर्नेस के अंदर लाइनिंग यूज की गई है, ठीक है, जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल वहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं, उसी लाइनिंग के साथ वो लाइनिंग फ्लक्स की तरह एक्ट करती है, तो उस लाइनिंग के साथ वो कंबाइन करके स्लैग फॉर्मेशन करते हैं और फिर उनको स्लैग के फॉर्म में रिमूव कर लिया जाता है। क्योंकि स्लैग की कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा है कि स्लैग जो है वो मेटल, जो मॉल्टेन मेटल है उसके साथ मिक्स नहीं होता, इमिसिबल है और उसकी डेंसिटी मॉल्टेन मेटल से कम होती है। ठीक है, तो उसको स्लैग के फॉर्म में हम रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये 3 मेथड्स हैं ऑक्साइड्स को रिमूव करने के। ठीक है, अब आप नोट करो, लिखो ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग इज यूज्ड, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ lead, oxidative refining is used for purification of lead, silver, copper and iron. Lead, silver, copper and iron. Lead, silver, copper and iron. अगर इन 4 मेटल्स को कंसीडर किया जाए तो इनके प्योरिफिकेशन के लिए ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग को यूज किया जाता है। लेड, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन। अब देखो बेटा, अगर हम ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग को कंसीडर करें तो ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग में भी 2 मेथड्स आते हैं। तो लिखो, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, तो लिखो, लिखो इन ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, in oxidative refining following 2 methods are used. In oxidative refining following 2 methods are used. Number 1, besamerization, 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 BESSEMERISATION, besamerization. And number 2, cupellation, 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 CUPELLATION. ये 2 टाइप के ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग मेथड्स हैं, बेसेमराइजेशन एंड क्यूपिलेशन। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग के एग्जांपल है। तो पहले बेसेमराइजेशन के बारे में लिखो। बेसेमराइजेशन, लिखो, इट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन, इट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन, इट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन। आगे लिखो, द molten cast iron, the molten cast iron और पिग आयरन, ये इंप्योर फॉर्म है आयरन का,
the molten cast iron or pig iron obtained from a blast furnace, obtained from a blast furnace, the molten cast iron or pig iron obtained from a blast furnace, obtained from a blast furnace contains about 4% carbon, 4% carbon and other impurities such as 4% carbon and other impurities such as silicon, phosphorus, sulfur, manganese, etc. तो कास्ट आयरन और पिग आयरन के अंदर लगभग 4% तो कार्बन होता है, 4% कार्बन इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उसके साथ ये इंप्योरिटीज भी होती है, सिलिकॉन भी हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, तो ये सब इंप्योरिटीज वहां पे प्रेजेंट होती है। आगे लिखो, द molten iron containing impurities, the molten iron containing impurities, the molten iron containing impurities is taken in a Bessemer converter, is taken in a Bessemer converter, is taken in a Bessemer converter and compressed air is passed through it from the bottom, and compressed air is passed through it from the bottom, and compressed air is passed through it from the bottom. आगे लिखो, the furnace is lined, the furnace is lined inside, the furnace is lined inside with the basic oxide, with the basic oxide such as CaO, calcium oxide, with the basic oxide such as CaO. Look, during the process the impurities are oxidized, during the process the impurities are oxidized, and the acidic oxides thus produced, and the acidic oxides thus produced, and the acidic oxides thus produced form slag with basic calcium oxide, with basic calcium oxide, basic calcium oxide। ठीक है, अब जरा देखो यहां पे क्या होगा, अगर फास्फोरस है तो फास्फोरस क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, मतलब एयर से जो ऑक्सीजन मिला, हाँ नोट कर लो, द एसिडिक ऑक्साइड thus produced, the acidic oxide thus produced forms slag, the acidic oxide thus produced forms slag with basic calcium oxide, जो लाइनिंग हमने यूज की है, with basic calcium oxide। तो फास्फोरस जो वहां पे प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके P4O10 बना लेगा, P4O10, और फिर ये P4O10 क्या करेगा,
ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके CA3PO4 ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है। CA3PO4 ट्वाइस, इसको थॉमस स्लैग बोलते हैं, पहले भी बताया हुआ है। CA3PO4 ट्वाइस। तो यहां पे आप देखो 3 कैल्शियम 2 फास्फोरस है, इधर 4 फास्फोरस है, तो हम 6 CaO को यूज करेंगे। 6 CaO। अभी ये रिएक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे 2 CA3PO4 ट्वाइस बनना चाहिए। अब आप चेक करो क्या ये बैलेंस है, तो 6 कैल्शियम हो गए, यहां भी 6 कैल्शियम हो गया, 4 फास्फोरस हो गया, उधर भी। ऑक्सीजन अगर आप देखो इधर टोटल कितना है, 10 + 6 16, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 8 × 2 16, बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से ये स्लैग ऑफ हो जाता है। फास्फोरस पहले अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और फिर वो बेसिक ऑक्साइड जो लाइनिंग हमने यूज की है उसके साथ स्लैग फॉर्मेशन कर लेगा। इसी तरीके से जो मैग्नीज है, मैग्नीज वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके MnO2 बना लेता है। मैग्नीज ऑक्सीजन से कंबाइन करके MnO2 नहीं, ये फॉर्म करता है MnO। मैग्नीज ऑक्सीजन से कंबाइन करके MnO का फॉर्मेशन करता है। अब देखो ये MnO जो है ये बेसिक ऑक्साइड है, और वहां पे जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी प्रेजेंट है। सिलिकॉन ऑक्सीजन से कंबाइन करके सिलिका फॉर्मेशन कर लेता है, SiO2। मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके MnO बना लेता है, और सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके SiO2 बना लेता है। अब ये बेसिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये आपस में रिएक्ट करके MnO और SiO2 ये कंबाइन करके बेटा बना लेते हैं MnSiO3 स्लैग। MnSiO3 स्लैग का फॉर्मेशन ये करते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देखना, फास्फोरस जो इंप्योरिटी है वो पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके P4O10 का फॉर्मेशन कर रही है, और फिर P4O10 जो एसिडिक ऑक्साइड है यानी कि एसिडिक इंप्योरिटी है, ये बेसिक ऑक्साइड यानी कि बेसिक फ्लक्स के साथ कंबाइन करके थॉमस स्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरीके से फास्फोरस का रिमूवल हो जाएगा। अगर मैग्नीज प्रेजेंट है तो मैग्नीज ऑक्सीजन से कंबाइन करके MnO का फॉर्मेशन करेगा, और सिलिकॉन अगर प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके SiO2 बना लेगा, और फिर ये MnO और SiO2 आपस में कंबाइन करके स्लैग फॉर्मेशन कर लेते हैं, दोनों का रिमूवल हो गया। कई बार ऐसा होता है कि वहां पे मैग्नीज इंप्योरिटी के फॉर्म में है बट सिलिकॉन इंप्योरिटी के फॉर्म में नहीं है। अगर मैग्नीज इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन के बाद वहां पे MnO बनेगा, और MnO को स्लैग के फॉर्म में रिमूव करने के लिए आपको एसिडिक ऑक्साइड चाहिए, बट सिलिकॉन था नहीं इसलिए एसिडिक ऑक्साइड बना नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम बेसिमर कन्वर्टर के अंदर जो है सिलिका की लाइनिंग करते हैं। ठीक है, इस बात को आप नोट में लिख लो। ड्यूरिंग बेसिमराइजेशन, if impurities present during besimerization, if impurities present are basic in nature, if impurities present are basic in nature, then
lining of silica bricks, then lining of silica bricks is done, then lining of silica bricks is done. अगर इंप्योरिटीज एसिडिक इन नेचर है तो कैल्शियम ऑक्साइड की लाइनिंग करेंगे, और अगर बेसिक इन नेचर है तो सिलिका की लाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा बेसेमराइजेशन। अब आप लिखो क्यूपिलेशन। क्यूपिलेशन क्यूपिलेशन नोट करो, इसका डिटेल लिखो। लेड प्रेजेंट इन सिल्वर एज इंप्योरिटी, लेड प्रेजेंट इन सिल्वर, सिल्वर के अंदर जो लेड इंप्योरिटी है, लेड प्रेजेंट इन सिल्वर एज इंप्योरिटी is removed by cupellation process, is removed by cupellation process. आगे लिखो, here the impure metal, here the impure metal, here the impure metal is melted in a cupel, is melted in a cupel. ये क्यूपेल क्या होता है? क्यूपेल होता है बोट शेप का एक क्रूसिबल होता है, बोट शेप्ड क्रूसिबल। The impure metal is melted in a cupel made of, ये क्यूपेल बना होता है मेड ऑफ बोन एस, ये बोन एस से बना होता है, और सीमेंट। ये क्यूपेल जो है वो बोन एस से बना होता है या सीमेंट से बना होता है? बोन एस और सीमेंट, which is porous in nature, which is porous in nature. आगे लिखो, the process is carried out, the process is carried out in a reverberatory furnace, the process is carried out in a reverberatory furnace where a blast of, where a blast of hot air, where a blast of hot air is passed over the molten metal, is passed over the molten metal. अब जरा देखो क्या है, बोला एक रिवर्बरेटरी फर्नेस है, उस रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर एक बोट शेप का क्यूपेल होता है। ठीक है, बोट शेप का क्यूपेल होता है जो कि बोन एस और सीमेंट से बना होता है, बोन एस और सीमेंट से बना होता है। इस क्यूपेल के अंदर मॉल्टेन इंप्योर मेटल को रखते हैं। ठीक है, मॉल्टेन इंप्योर मेटल को उसके अंदर रख रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, जो एयर होल है, एयर होल से हम हॉट एयर का ब्लास्ट को एंटर कराते हैं, मतलब बहुत फ्लो के साथ हॉट एयर को एंटर कराते हैं। ठीक है, आगे नोट करो, लिखो, द इंप्योरिटीज आर ऑक्सीडाइज्ड, the impurities are oxidized, the impurities are oxidized and volatile oxides, and volatile oxides thus produced, and the volatile oxides thus produced escape with the blast of hot air, escape with the blast of hot air.
तो बोल रहा है कि इस प्रोसेस में जो इंप्योरिटी है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ऑक्सीडाइज होकर के क्या होता है, वो इंप्योरिटी जो एयर का ब्लास्ट हमने वहां पे एंटर कराया था, उस ब्लास्ट के साथ वो रिमूव हो जाता है. द इंप्योरिटीज आर ऑक्सीडाइज्ड and volatile oxides thus produced escape with the blast of hot air. आगे लिखो, porous nature of cupel. Porous nature of cupel. Porous nature of cupel helps. Porous nature of cupel helps in number one. Helps in number one. Absorbing last traces of oxides of impurities. Absorbing last traces of oxides. Absorbing last traces of oxides of impurities. उनको ये absorb कर लेते हैं. Number two, it also helps in entry of oxygen. It also helps in entry of oxygen. बेटा जरा वेट कर. सेकेंड पॉइंट मैंने बताया, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो पोरस नेचर का है इसलिए उसके थ्रू ऑक्सीजन की एंट्री हो सकती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन एंट्री ऑफ ऑक्सीजन. नंबर थ्री लिखो, बोन एश इज अ न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल. बोन एश इज अ न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल. तो ये एक न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है, इसलिए ये ज्यादा टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है. तो ये सब एडवांटेजेस हैं, ठीक है, वहां पे जो हम क्यूपेल यूज कर रहे हैं. तो क्यूपिलेशन मेथड को कहां पे यूज किया जाता है? बोले क्यूपिलेशन मेथड को तब यूज किया जाता है जब सिल्वर के अंदर, सिल्वर, इंप्योर सिल्वर के अंदर लेड इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. उसके साथ दूसरे भी इंप्योरिटीज हो सकती हैं, बट मेजर इंप्योरिटी वहां पे लेड की है. ठीक है, तो इस प्रोसेस का डिटेल समझ में आ गया क्यूपिलेशन का? क्यूपिलेशन का डिटेल समझ में आया बेटा? ठीक है, तो बेसेमराइजेशन और क्यूपिलेशन ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? ये ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग के एग्जाम्पल है. अब आप लिखो नंबर टू, सेकंड केमिकल रिफाइनिंग मेथड. लिखो पोलिंग प्रोसेस. पोलिंग प्रोसेस. पोलिंग प्रोसेस. इसमें लिखो दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड for those metals
This method is used for those metals which contain, this method is used for those metals which contain their own oxides as impurities, their own oxides as impurities. लिख लो, for example copper and tin. Copper and tin are purified by this process. Copper and tin are purified by this process. ठीक है, अब जैसे अगर कॉपर का हमें प्योरिफिकेशन करना है तो इसमें लिख लो, देखो impure copper is remelted in a reverberatory furnace. Impure copper is remelted in a reverberatory furnace lined with silica, lined with silica, lined with silica, and a blast of oxygen is blown into the furnace, and a blast of oxygen is blown into the furnace and blast of oxygen is blown into the furnace. लिखो which oxidizes sulfur, antimony and arsenic, which oxidizes sulfur, antimony and arsenic into their respective oxides. Which are volatile, and therefore can be easily removed, आगे लिखो, iron impurity present, iron impurity present is oxidized. उसके अंदर जो आयरन इंप्योरिटी प्रेजेंट है, बोले आयरन इंप्योरिटी प्रेजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड टू FeO, oxidized to FeO, which forms a slag, with lining used, तो बोल रहे हैं कि अगर वहां पे आयरन इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर के FeO बना लेता है, और फिर ये FeO जो सिलिका लाइनिंग है उसके साथ कंबाइन करके स्लैग फॉर्मेशन कर लेता है. इस तरीके से आयरन जो इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है उसका रिमूवल हो जाता है. सल्फर, एंटीमनी और आर्सेनिक जो है ये क्या है, ये वोलेटाइल ऑक्साइड्स बना करके ब्लास्ट के साथ रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, और आयरन ऑक्सीडाइज होकर के FeO बनाता है और फिर वो स्लैग फॉर्मेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है. आगे नोट करो, लिखो molten copper left behind, molten copper left behind, molten copper left behind contains, molten copper left behind contains cupric oxide as impurities. Molten copper left behind contains cupric oxide as impurities. तो ये impurity के फॉर्म में प्रेजेंट होता है.
लिखो द एंथ्रासाइट पाउडर, द एंथ्रासाइट पाउडर, द एंथ्रासाइट पाउडर कोल की जो सबसे अच्छी वैरायटी होती है वो एंथ्रासाइट होती है। द एंथ्रासाइट पाउडर इज स्प्रिंकल्ड, is sprinkled on the molten metal. The anthracite powder is sprinkled on the molten metal. तो क्या करते हैं, जो molten metal है जिसके अंदर CuO impurity के फॉर्म में प्रेजेंट है, बाकी सारी impurity तो रिमूव हो गई, अब हम क्या करते हैं उसके ऊपर एंथ्रासाइट पाउडर को वो स्प्रिंकल कर देते, छिड़क देते हैं। ठीक है, आगे नोट करो। And then it is agitated, and then it is agitated, and then it is agitated with poles of, and then it is agitated with poles of green wood, and then it is agitated with poles of green wood। तो देखो क्योंकि यहाँ पे ग्रीन वुड का पोल यूज करते हैं, जैसे एक हरा डंठल हमने लिया कहीं से तोड़ करके, फिर उसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, एजिटेट करते। तो इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम पड़ गया पोलिंग। ग्रीन पोल को यूज कर रहे हैं उसको एजिटेट करने के लिए, इसलिए इस प्रोसेस को पोलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इस प्रोसेस में, जब ग्रीन पोल के थ्रू उसको एजिटेट करते हैं तो क्या होता है, नोट करो, लिखो ग्रीन पोल एट हाई टेम्परेचर, ग्रीन पोल एट हाई टेम्परेचर लिबरेट, green pole at high temperature liberate hydrocarbon gases, green pole at high temperature liberate hydrocarbon gases which are converted into methane, which are converted into methane, which are converted into methane, methane बन जाती है CH4। आगे लिखो methane, methane thus obtained, methane thus obtained reduces cupric oxide, methane thus obtained reduces cupric oxide into free copper, into free copper। तो देखो क्या होता है, मेथेन ये हमें मिला है फ्रॉम ग्रीन वुड, इससे हमें मेथेन मिला। ये CuO के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, CuO कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो टोटल 4 CuO यूज होगा, 4 कॉपर, ये बैलेंस रिएक्शन। Methane plus 4 CuO gives 4 copper plus CO2 plus 2 H2O। अब यहां पे नोट कर लो, इन दिस मेथड copper obtained, in this method copper obtained, in this method copper obtained is about 99.5% pure, 99.5% pure, and is also called tough pitch copper, tough pitch copper बोलते हैं इसको।
तो यहां से जो कॉपर प्रोड्यूस होगा उसकी प्योरिटी कितनी होगी? बोल रहे हैं उसकी प्योरिटी होगी 99.5%, और उस कॉपर को बोला जाता है टफ पिच कॉपर। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां पे टिन को भी प्योरीफाई कर सकते हैं। अगर टिन को कंसीडर करें, अभी पीछे भी मैंने लिक्वेशन प्रोसेस में भी बताया था कि जो इम्प्योर टिन है, इम्प्योर टिन के अंदर टिन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है? टंगस्टन प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? SnO2 प्रेजेंट होता है। उसके अंदर टंगस्टन और SnO2 इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब टंगस्टन तो आपको पता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, साथ में SnO2 प्रेजेंट है। तो आप क्या कर रहे हैं कि टंगस्टन को तो हम रिमूव करने के लिए लिक्वेशन प्रोसेस को यूज कर लेते हैं, जिसका डिटेल आप पहले देख चुके हो। उसके बाद फिर से फर्दर प्योरिफिकेशन करते हैं। तो फर्दर प्योरिफिकेशन करने के लिए पोलिंग यूज करते हैं। आप इस बात को नोट कर लो, बस 2 मिनट और लगेगा, इसको नोट कर लो। लिखो, impure tin metal contains impurities of impure tin metal contains impurities of iron, tungsten and SnO2. Iron, tungsten and SnO2. लिखो, the impurity of SnO2. The impurity of SnO2. The impurity of SnO2 is due to. The impurity of SnO2 is due to incomplete reduction of tin ore. Incomplete reduction of tin ore. Which can be reduced by methane, which can be reduced by methane gas produced during poling. तो मेथेन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो इसको रिड्यूस करके टिन में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में बन जाएगी CO2 एंड H2O। इस तरीके से यहाँ पे पोलिंग प्रोसेस के थ्रू हम SnO2 को रिमूव कर लेते हैं, और बाकी जो इंप्योरिटीज है वो ऑलरेडी हमने पहले ही रिमूव कर लिया था। ठीक है, तो इससे एक चीज और समझ में आती है बेटा कि मल्टीपल रिफाइनिंग मेथड्स यूज किए जा सकते हैं एक मेटल के प्योरिफिकेशन के लिए। जरूरी नहीं कि एक ही रिफाइनिंग मेथड से कंप्लीट प्योरिफिकेशन हो जाए, हम एक के बाद एक कई सारे रिफाइनिंग मेथड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे टिन के लिए आप देख रहे हो कि लिक्वेशन भी यूज होता है और पोलिंग भी यूज होती है। लिक्वेशन, पोलिंग, कई बार क्या होता है 3-3 रिफाइनिंग मेथड यूज कर लिए जाते हैं, बाद में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी करा देते हैं। तो इसलिए ये याद रखना कि एक से ज्यादा रिफाइनिंग मेथड 1 by 1 यूज किए जा सकते हैं एक मेटल के प्योरिफिकेशन के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पे ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग और पोलिंग के बारे में बता दिया, जो सबसे बड़ा डिस्कशन था। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग रह गया है और वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसमें वेपर फेज रिफाइनिंग इंपॉर्टेंट है। तो मैं वेपर फेज रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को कल की क्लास में समराइज करते हुए, और कल आपको अपने पास बुकलेट भी रखनी है मेटलर्जी की, तो बुकलेट से मैं फटाफट जो डिफरेंट मेटल्स का जो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी है उसको डिस्कस करूंगा, और कल इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास लास्ट क्लास होगी मेटलर्जी की। ओके बेटा।